हेलो दोस्तों, सीयूटी इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप चौबे, आपका जीएस गुरु। आज हम लोग बात करते हैं राजा नगर और किसान, जो कि यह टॉपिक छठी जो शताब्दी ईसा पूर्व था, उसके बाद ये समय धीरे धीरे जब अलग अलग जो है महाजनपद बनने लगे। आज का टॉपिक ये सेशन जो है आज के उस को जो है जहां पर जो है नगर का निर्माण शुरू हो गया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर राजा, किसान और नगर, और ये किस तरह से डेवलप करते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें बौद्ध धर्म का विकास होता है, महाजनपद काल आता है, और ये देखिए ये मौर्य काल आता है। तो ये सभी जो है इस सेशन में आज चर्चा करते हैं। तो बुद्ध अथवा महाजनपद काल, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये छठा शताब्दी ईसा पूर्व है। छठा शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल था। कौन सा काल था? ऋग्वैदिक काल। मतलब उस समय एक ग्रंथ लिखा गया था, ऋग्वेद। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, ये देखिए ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल। और इस काल में क्या किया गया था? इस काल में 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे। वो तीनों ग्रंथ कौन कौन से थे, ये आपको समझना है कि ये तीनों ग्रंथ कौन कौन से थे। एक आपका सामवेद था, यजुर्वेद था और अथर्ववेद था। ये देखिएगा, सामवेद और यजुर्वेद, इसके अलावा जो है अथर्ववेद, इसे अर्थवेद भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जब तीनों वेद लिखे गए तो वो उत्तर वैदिक काल का समय था, जहां पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व चल रहा था। उसी समय आप देखेंगे ये जैसे ही वैदिक काल समाप्त हुआ, महाजनपद काल शुरू हो गया। देखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद, इसका मतलब है कि इस महाजनपद काल में 16 महाजनपद बने। तो ये देखिए इसी के बाद हुए थे 16 महाजनपद, और इन 16 महाजनपदों में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था मगध का। और ये मगध जो था, जो इस महाजनपदों में 16 महाजनपदों में मगध, इसी क्षेत्र में जो है आप देखेंगे बुद्ध जो अपने जीवन के सभी जो प्रभाव छोड़े, इस समाज को बदलाव किए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बुद्ध काल भी उसे कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो ये बातें आपको पहले ये स्पष्ट करना है कि इसके आगे क्या हुआ था, फिर इसके बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो यहाँ मगध में आप देखेंगे कि हर्यकंस वंश आता है आपका, फिर जो है शिशुनाग वंश आता है, नंद वंश आता है, उसी को खत्म करके मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। हालांकि मगध में टोटल जो है 16 महाजनपद हैं। इसके बारे में भी जानकारी 2 प्रमुख ग्रंथों में मिलता है। एक आपका जो है कह सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस धर्म का है? अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा जो है एक जैन धर्म का भी एक था। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों किताबें मिलाकर 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था? भगवती सूत्र था, जो कि एक इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग मान सकते हैं। ये दोनों किताबों में किसका उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का, जो कि इस टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, यहां पर हो जाएगा 1500 से 600 बीसी में जो जनपद काल को जो है, जहां पर ये जो समय था ये क्या था? वैदिक युग कहा गया था। वैदिक युग या वैदिक काल भी इसको बोल सकते हैं। वैदिक युग या वैदिक काल का एक समय था, जो कि काफी महत्वपूर्ण समय माना जाता है इस काल में। और ये वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 600, जो कि देखेंगे उसी में महाजनपदों का उदय होता है। और इन महाजनपदों की संख्या क्या थी? 16। इसका मतलब है कि जो महाजनपदों का उदय हुआ था, इनकी संख्या क्या थी? 16 महाजनपद थे, जिसमें इस महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद
मगध हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, क्योंकि जो हम लोगों ने इतिहास पढ़ा वो किसका पढ़ा था? मगध का। तो मगध का इतिहास पढ़ा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जो मगध एक महत्वपूर्ण साम्राज्य हुआ करता था जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज के आसपास थी, मतलब वहीं पे थी। तो ये बातें करते हैं, देखिएगा यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक अहम बदलाव या काल मानते हैं, क्योंकि इसका आरंभिक जो है राज्यों का नगर का विकास, क्यों? क्योंकि ये जो नगर का विकास हुआ और लोहे का बढ़ता प्रभाव, लोहे का प्रयोग जो है हम लोगों ने कब से प्रारंभ किया, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने लोहे का प्रयोग किया था, उत्तर वैदिक काल में। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो उत्तर वैदिक काल में लोहे का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला था? ये स्थान था अतरंजी खेड़ा। यह स्थान कौन सा था? अतरंजी खेड़ा, जो वर्तमान में एटा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जो वर्तमान में एटा जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका मतलब है कि यही अतरंजी खेड़ा, यहां पर ही सबसे पहले लोहे का साक्ष्य मिला। अब ये नए युग का जो है शुरुआत हो चुकी थी और सिक्कों का प्रचलन हुआ, मतलब आघात सिक्का सबसे प्राचीनतम सिक्का माना गया। जब यहाँ पे लोहे का आविष्कार हुआ तो धातुओं का इस्तेमाल करके आघात सिक्के बनाए गए, आघात सिक्के। हालांकि भारत में बनने वाले जो पहले सिक्के हैं, इसे इंडो यूनानी सिक्का कहा जाता है, जो प्रॉपर रूप से चला था, इंडो यूनानी सिक्का। और इस सिक्के को चलाने का काम किसने किया था? सिकंदर ने किया था। सिकंदर जब भारत आया तो भारत में पहली तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ कराया, जिसे इंडो यूनानी सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें। फिर बात करते हैं, इसी समय बौद्ध और जैन भिन्न भिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद या 16 महाजनपदों का जिक्र है, जिसमें दो जो है आप कह सकते हैं कि ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे बौद्ध धर्म से लिखा गया था अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, जो कि आपको स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया है, निकाय। और जो जैन धर्म से लिखा गया था, ये क्या था? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से एक नया जो ग्रंथ से नए महाजनपदों के उदय के बारे में जो जानकारी होती है, यहां से हो जाती है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कृषि के लिए परिवर्तन का काल माना जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोहे का हल, लोहे का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि लोहा की खोज हो चुकी थी अतरंजी खेड़ा में उत्तर वैदिक काल में। अब बात करते हैं, प्रयोग हुआ जिससे कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया और लोग जो है धान के पौधे रोपण या अन्य फसलों का उत्पादन प्रारंभ कर चुके थे। ऐसा समय आ गया था 6वीं शताब्दी में, जो कि अलग अलग एग्जामों में आप लोगों को देता है। कभी अंगुत्तर निकाय जो 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जैन धर्म से है, सॉरी बौद्ध धर्म से है, और जो ये है आपका भगवती सूत्र, ये जैन धर्म से है। और इसके अलावा लोहे की खोज कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा एटा में पहली बार पाया गया था। तो ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व काल में एक गंगा घाटी, देखिए गंगा घाटी का महान परिवर्तनों का काल था। और यहां पर क्या था कि इस काल में जब कबायली समाज जो है राज व्यवस्था के अंतर्गत संगठित होने लगा, तो इस काल में आकर बड़े बड़े राज्यों की स्थापना हुई थी। अब देखिए उसमें स्थापना का भी समय एक बड़ा बड़ा महाजनपद काल का नाम दिया गया। ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, जिसमें 14 राजतंत्र थे जबकि 2 गणतंत्र थे। ये दोनों जो गणतंत्र थे वो कौन कौन से थे? तो आपको देखेंगे लिच्छवी जो है, ये भी एक प्रकार का गणतंत्र था, जहां पे राजा खुद ही जो है क्या करता था? राजा लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाते थे, ये लिच्छवी साम्राज्य में। तो या और बज्जी साम्राज्य एक था, मतलब 2 ऐसे साम्राज्य थे जो गणतंत्र थे। कौन कौन? एक लिच्छवी और दूसरा वज्जी। यदि पूछेगा प्राचीन समय में जो है कौन से साम्राज्य थे जो गणतंत्र स्थापित किए थे? लिच्छवी और वज्जी। अब देखिए, अब बात करते हैं कि इसे हम लोग 16 महाजनपदों में कौन कौन से हैं। अवंती, अंग, अस्मक,
अ से 3 है। और ये देखिए चेदी यमुना नदी के पास है। गंधार आपका काशी, कौशल, कुरु और कंबोज ये हैं। मगध, मल्ल और मत्स्य, पांचाल, सूरसेन, बज्जी, वत्स ये सभी जो है प्रमुख संघ माने जाते हैं। ठीक है, यही टोटल 16 महाजनपद है। अब बात करते हैं 16 महाजनपदों का जो अलग अलग स्थानों पर, जैसे इन महाजनपदों में मगध, अवंती और वत्स, कौशल सर्वाधिक शक्तिशाली थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। अगर प्रसार की दृष्टि से देखें तो उत्तर से पश्चिम तक कंबोज एवं गंधार पूर्व में, अंग जो है दक्षिण में, गोदावरी नदी के निकट महाजनपदों में स्थित है। तो ये एक हम लोग सीधे तौर से ये समझ सकते हैं ये शक्तिशाली जनपद थे। महाजनपद में अपने समाहित और परिणाम स्वरूप यदि देखा जाए तो परिणाम स्वरूप आगे चलकर भारत का प्रथम साम्राज्य बना, जो कि मगध साम्राज्य था। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, गिरिब्रज। अच्छा, मगध वाले में जो पहला राजवंश था वो कौन सा था? हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध साम्राज्य में पहला राजवंश था, जिसका संस्थापक बिंबिसार हुआ करता था। बिंबिसार जो था ये एक बहुत महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था बिंबिसार, जो कि मगध साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासकों में से एक था। अब बात करते हैं, यहां पर देखिएगा कि ये हम लोग पॉइंट देखते हैं। मगध महाजनपद, मगध आधुनिक बिहार राज्य में स्थित है और मगध 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। और मगध जो है 6ठी से जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली बन गया कि प्रारंभ में राजगृह इसकी मगध की राजधानी हुआ करती थी और पहाड़ियों के बीच बसा राजगृह एक किलेबंद शहर था। बाद में वो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। अब पाटलिपुत्र वर्तमान में जो है ये पटना कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में भी समझ लीजिएगा। पाटलिपुत्र बनाने वाला कौन है? उदयन, उदयन उसका नाम है। ठीक है, उदयन ये पाटलिपुत्र बनाने वाला जो है एक शासक था। उदयन कहीं कहीं दे देता है एनसीईआरटी में, तो उदयन हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसे पटना बनाने वाला कौन है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसी पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या बना दिया था? पटना बना दिया था। अनेक राजधानियां, किलेबंद, लकड़ी या ईंट पत्थर और दीवारें ये सब जो है वहां के शहर के निर्माण के लिए उपयुक्त हुए थे। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। पहले इसी पाटलिपुत्र का जो गांव था, जब ये उदयन बना रहा था तो ये किसे बनाया था? कुसुमपुर को। मतलब पाटलिपुत्र जो बनाया था वो किसको बनाया? कुसुमपुर को। ठीक है, अब आते हैं मगध का प्रारंभिक इतिहास। हर्यक वंश, यहां पर देखिएगा हर्यक वंश कुल राजा बिंबिसार से प्रारंभ होता है। इसका मतलब हर्यक वंश जो है कि ये इसका संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। मगध को इन्होंने दिग्विजय और उत्कर्ष को जिस मार्ग पर अग्रसर किया वह तभी समाप्त हुआ जब कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति कर दिया। इसका मतलब है मगध में जो भी चीजें लड़ाइयां शुरू हुई वो तब तक लड़ाइयां होती रही जब तक अशोक आकर के धम्म नीति को नहीं अपना लिया। अशोक की धम्म नीति लड़ाइयों को, आक्रामक नीति को क्या किया? हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं, ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था, लेकिन यह जनपद ईंट गिर्द मतलब कि पहाड़ियां थी जिसके आसपास प्राकृतिक से भी रक्षा करती थी। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, गंगा और सोन नदी पानी से सिंचाई का साधन उपलब्ध थे। इसके कारण यहाँ फसल अच्छी होती थी, जो कि पाटलिपुत्र का क्षेत्र ये माना जाता था। यहाँ की जनसंख्या और जो जनपदों से अधिक थी, मतलब अन्य जनपदों से। जंगलों में हाथी उपलब्ध थी और जंगल में हाथी पाए जाते थे और सेना बहुत काम इससे करते थे। योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। मगध के राजा बहुत योग्य और शक्तिशाली थे। गंगा और सोन नदी पर पानी से सिंचाई होती थी, जिससे व्यापक जो है वृद्धि हुआ। लोहे की खदानें, सेना, हथियार ये सभी मगध का एक बहुत बड़ा क्षेत्र माना जाता था। ऐसा मगध साम्राज्य में होते थे। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध को प्रसिद्धि का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को भी बतलाया था। बिंबिसार, अजातशत्रु, चाहे महाजनपद, महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे, जिसके कारण जो है इनकी नीतियां के भी लागू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
जो बिंबिसार का जो नीति थी वो क्या थी, जैसे वैवाहिक नीति थी। जैसे साम्राज्य विस्तार की जो नीति युद्ध नीति नहीं थी, और अजात शत्रु की क्या थी, युद्ध नीति थी। इसका मतलब है कि अजात शत्रु जो साम्राज्य विस्तार कर रहा था वो युद्ध नीति से, उसके पिताजी जो साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे वैवाहिक नीति। पूरे इतिहास में 300 शादियां करने वाला एकमात्र शासक था बिंबिसार। बिंबिसार क्या किया, टोटल 300 रानियां रखा था। इसका मतलब है इतनी विवाह किया था। सोचिए, ऐसा राजा था बिंबिसार। और फिर इसके बाद अजातशत्रु जब आया तो उसने युद्ध नीति से बनाया। इसने हर एक राज्य में बस वैवाहिक संबंध स्थापित करके वहां के क्षेत्र को अधिकार करके तब वो नीति को तैयार करता था। इसका मतलब है कि महापद्मनंद भी एक आक्रामक शासक था जो कि अजातशत्रु की तरह था। ठीक है, चलिए और बात करते हैं कि मगध साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य के विस्तार में भौतिक कारण, इसका मतलब है कि थोड़ा सा हम लोगों को यह भी समझ लेना है मगध साम्राज्य में जो किस तरह से ये फैला हुआ था। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए मगध साम्राज्य का जो क्षेत्र था, मगध साम्राज्य का यदि हम लोग क्षेत्र देखें तो यहां पर ये देखिए इस तरह से था। और यहां पर देखिए आपका पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर ब्यास नदी, और लास्ट यहां पर देखिए गोदावरी जो कि ऐसे बहकर जा रही हैं, ये आपका गोदावरी। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिकंदर की सेना आ रही थी, तो राजा पोरस से जब सिंध क्षेत्र में लड़ाई की तो सिकंदर की सेना इसी ब्यास नदी को, मतलब ये नदी जो थी ये मगध का अंतिम सीमा था, मगध। तो सिकंदर की जब सेना आई तो उस समय नंद वंश का जो शासक था घनानंद, तो घनानंद को मगध का ही साम्राज्य था जो कि ब्यास नदी को ही सिकंदर की सेना जो है ब्यास नदी को ही पार करने से मना किया था। यदि पूछेगा सिकंदर की सेना किस नदी को पार करने से मना किया था, तो ये ब्यास नदी को ही पार करने से मना किया था। जो पाटलिपुत्र था वो मगध की राजधानी रही है हमेशा, और यहां तक कि ये काफी लंबे समय तक ये मगध की राजधानी रही। तो यहां पर जो पॉइंट है ये देखिए, मगध दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ था, पूरा बंगाल उसके क्षेत्र में था मगध में, इधर कश्मीर तक ब्यास नदी तक फैला हुआ, पूरा उत्तर भारत मगध क्षेत्र में आता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसका जो पहला राजा मगध का बिंबिसार था। बिंबिसार जो है यदि देखा जाए तो बिंबिसार के बारे में यदि देखा जाए तो यह राजवंश ऐतिहासिक स्पष्ट होता है, मतलब जो बिंबिसार के बारे में कि यह हर्यक वंश से जुड़ा था। इसका मतलब है हमारे इतिहास का जो पहला वंश था वो कौन सा वंश था, हर्यक वंश। मतलब अभी इससे पहले कोई राजवंश के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है हमारे इतिहास में। इसका मतलब है कि यही पहला वंश था जो हर्यक वंश के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य में आया था। इसने सैनिक प्रसार पर बल दिया तथा अंग महाजनपद को जीत करके तथा कौशल राज्य से दहेज के रूप में काशी प्राप्त किया था। याद रखिएगा, ये जो काशी क्षेत्र इसने प्राप्त किया था वो किससे जीत करके, कौशल महाजनपद से नहीं जीतकर, बल्कि यहां पर आप देखेंगे विवाह भी किया था कौशला देवी से। इसका मतलब है विवाह किया था किससे, कौशला देवी से, कौशला देवी। और कौशला देवी किसकी बहन थी, ये देखिए कौशला देवी बहुत ही शक्तिशाली कौशल के राजा की बहन थी प्रसेनजीत की। प्रसेनजीत बहुत ही शक्तिशाली राजा था। तो उसी ने दहेज के रूप में जो है कौशला देवी से विवाह होने के बाद जो है आप देखेंगे दहेज के रूप में काशी क्षेत्र मिला था। वो भी काशी क्षेत्र किस लिए मिला था, उनके श्रृंगार करने के लिए। जैसे उनका जो है श्रृंगार जो था उसीलिए वहां का जो राजा कौशल का राजा था और प्रसेनजीत जो उसका भाई था उसने अपनी बहन को दे दिया था दहेज में कि यहाँ से जो राजस्व निकले, उपजाऊ क्षेत्र था जहां से राजस्व निकले तो हमारी बहन उसका श्रृंगार करेगी। ऐसा देखिए ये जो है दिया गया था। क्लियर हो गया, चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसका पुत्र आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार के साथ जो है उत्तराधिकारी, अजातशत्रु बिंबिसार के बाद ही होता है।
और फिर इसके बाद सर्वप्रथम मगध साम्राज्यवाद की परंपरा को आगे बढ़ाता है। 16 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के पश्चात वज्जी, ये देखिए बहुत ही ताकतवर को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। फिर आगे कौशल महाजनपद के विरुद्ध भी उसे सफलता मिली तथा उसने कौशल को भी मगध साम्राज्य में मिला दिया। लेकिन कौशल का जो राजा प्रसेनजीत था उसने अपनी पुत्री का भी विवाह इसी के साथ किया था। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर कि उदाइन इसके उत्तराधिकारी या उदाइन पाटलिपुत्र की जो है पाटलिपुत्र राजधानी जो है, गिरिब्रज पहले राजधानी होती थी, गिरिब्रज, और गिरिब्रज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, राजगृह भी बोल सकते थे। और उसी राजधानी को चेंज करने का काम कौन किया था, उदाइन ने किया था। शिशुनाग, इसके अंतर्गत मगध साम्राज्य का व्यापक प्रसार हुआ। शिशुनाग को एक शक्तिशाली महाजनपद अवंती के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई और उसने 100 वर्षों तक प्रतिस्पर्धा करता रहा और अंत में अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। ये कौन मिलाता है, तो ये हो जाएगा आपका शिशुनाग मिलाता है। ठीक है, शिशुनाग इसे मिला लेता है। अब बात करते हैं यहां पर महापद्म नंद, नंद वंश की स्थापना के साथ मगध साम्राज्य को और भी प्रगति मिली है। महापद्म नंद जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। क्यों, क्योंकि देखिए ये किसकी हत्या किया, तो इसके बीच में एक और हम लोग बात करते हैं। जैसे महापद्म नंद वंश से पहले एक छोटा सा राज्य था, मतलब छोटा सा साम्राज्य था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसको भी हम लोग इसमें थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक खुद ही शिशुनाग था और इसमें केवल 2 ही हैं। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र आता है कालाशोक। दरअसल द्वितीय बौद्ध संगति किसने आयोजित कराया था, तो कालाशोक ने करवाया था। ठीक है, अब इसके बाद इसका जो पुत्र था, इसका पुत्र महापद्म था, जिसको महापद्म जो है तो उसी की हत्या किया था जो ये महापद्म नंद। ठीक है, शिशुनाग के बाद महापद्म और महापद्म जो है उसकी हत्या करके एक महापद्म नंद वंश की स्थापना हो गई। और नंद वंश में क्या था कि यहाँ पर जो विस्तार किया गया, कलिंग को जीत करके इसने जब विस्तार किया, तो ये आप देखेंगे कलिंग की ओर विस्तार करने वाला महापद्म नंद ही था। इसी ने वहां से एक मूर्ति जिनसेन की लाई थी। महापद्म नंद ने ही किसकी मूर्ति लाई थी, जिनसेन। यदि पूछेगा जिनसेन जो था उसकी मूर्ति किसने उत्तर भारत में लाई थी, महापद्म नंद ने लाया था। इस प्रकार महापद्म जो मगध महाजनपद कालीन भारत का पहला साम्राज्य बना, जो उत्तर से पश्चिम में ब्यास नदी से पूर्व बंगाल में सीमा तक, दक्षिण में गोदावरी तक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज के सेशन में हर्यक वंश को कंप्लीट किए, शिशुनाग वंश को कंप्लीट किए और इसके अलावा जो है नंद वंश को। लेकिन नंद वंश अभी कंप्लीट नहीं है। नंद वंश में और हम लोगों को घनानंद के बारे में पढ़ना है। घनानंद के बारे में कर लेंगे तो वहां से फिर मौर्य वंश शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ रात्रि।